मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 FM से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो जीवन में कई पद पर कार्यरत रही हैं, जैसे चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक की चेयरपर्सन रही हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स की डीन भी रही हैं, जिनकी 4 बुक, 2 एडिटेड बुक्स, 56 रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिश भी हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस की बात करें तो लगभग 150 लेक्चर्स कंडक्ट किए हुए हैं और कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से म्यूजिक की कंट्रीब्यूशन के लिए मैम को ऑनर्ड किया गया है। और अवार्ड्स की बात करें तो संगीत विदुषी अवार्ड, श्रुति पुरस्कार अवार्ड से उनको नवाजा गया है उनकी बुक वैदिक म्यूजिक के लिए। दोस्तों मैं बात कर रही हूँ प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी की, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। पंकज माला मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। नमस्कार यशिका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंगलायतन यूनिवर्सिटी के इस सेंटर पे मुझे इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग रही हैं, आपके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिला, इसीलिए मैं पहले आपके सफर के बारे में जानना चाहूंगी। आपकी सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और आपका इंस्पिरेशन कौन रहा? मैं भारत की राजधानी दिल्ली की पैदाइश हूँ। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब यूनिवर्सिटी से मुख्य रूप से, और मैंने संस्कृत में भी MA किया, वेद पढ़ा है, और म्यूजिक में भी MA किया, वेद पढ़ा, और सितार की मैं शिक्षिका रही हूँ यूनिवर्सिटी में जी। और इसके साथ साथ अन्य विषयों में भी क्वालिफाइड भी मैं हूँ। मैंने शास्त्री की और प्रभाकर ये सब उपाधियाँ भी ग्रहण की हैं मैं जी। तो इस तरह से शुरुआती सफर ही मेरा परिवेश ही ऐसा था जिसमें संगीत और साहित्य बराबर रहा। और मैं तो ये कहती हूँ कि जो कहते हैं ना, संगीत और साहित्य सरस्वत्याम कुचोद्वयम, ये साहित्य और संगीत जो है ये मानो माँ भगवती के 2 स्तन हैं जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने दोनों स्तनों के अमृत का पान करने का प्रयास किया। So sweet of you मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। वहीं जैसे आपका प्रोफेशनल करियर काफी सालों का रहा है, इस सफर में कोई ऐसा यादगार पल रहा हो आपका, या कोई ऐसा समय रहा हो जिसने उस समय को मेमोरेबल बना दिया हो? हाँ, यूँ तो मैं बचपन से ही बहुत सीरियस स्टूडेंट थी। स्टूडियस थी, गाने में संगीत में शौक था। और अमृतसर में मेरी स्कूलिंग हुई तो मैं दरबार साहब के संगीत से बहुत प्रभावित थी। गोल्डन टेम्पल जिसको कहते, उस समय 24 घंटे राग होता था वहाँ। अच्छा। फिर साहित्य की बहुत सभाएं होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, मेरे पिताजी कवि भी थे, तो वो तो मुझे परिवेश मिला। लेकिन उसके साथ साथ जो मेरा विशेष यादगार जो समय है, जब मैंने MA म्यूजिक किया तो संगीत में रुचि होने के साथ साथ उस समय पंजाब विश्वविद्यालय में ये स्तर था कि एक फर्स्ट क्लास आया करती थी। तो उस स्टूडेंट को कहते थे फर्स्ट क्लास फर्स्ट जी। और वही गोल्ड मेडलिस्ट होता था, वही टॉपर होता था। तो जो मेरी अचीवमेंट एकेडमिक में, यूथ फेस्टिवल्स वगैरह में तो जाना ही था, लेकिन एकेडमिक्स में जो मुझे वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी से पहले संगीत में मिली, और फिर वही शौक बढ़ गया अगर तो मुझे फिर संस्कृत में भी वही मिला, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही थी। वो मेरे लिए दोनों ही जो पल हैं वो बहुत ही स्मरणीय है और प्रेरणादायक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मेमोरेबल टाइम मैम आपने साझा किया। इसी के साथ कल मैं आपका सेमिनार सुन रही थी जिसमें आपने कहा था कि भूखंड पर जब दृष्टि पैदा होती है तो वह भारत माता बन जाती है। तो मेरा आपसे सवाल था कि वो दृष्टि पैदा कैसे होती है, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि कला का जन्म कैसे होता है। तो कला का जन्म ऑब्जर्वेशन से होता है, ठीक है। और ऋषियों ने जब ऑब्जर्व किया इस प्रकृति जन्य को, प्रकृति जगत को, तो कहीं वो खूबसूरत है, कहीं उसकी हमारे लिए यूटिलिटी है, कहीं वो हमारे लिए कल्याणकारी है, और कहीं वो अलौकिक है, वो चमत्कारिक है, बहुत विस्मयदायक है। बिल्कुल।
तो ये सारा कुछ देखने से उसका प्रभाव मन पे होता है। फिर इन चीजों के प्रति सिर्फ कोई चीज अद्भुत होना हमारे लिए बहुत ज्यादा देर तक आनंद नहीं दे सकता, जब हमारे लिए उपयोगी अगर ना हो। जैसे मैं सूर्य की ही बात करूं, तो सूर्य हमारे लिए उपयोगी है, बहुत खूबसूरत है। वैदिक ऋषि कहता है चित्त देवानाम उदागात अनीकम। देखो ये गोला सा ऊपर कितना आकर्षक और अलौकिक ऊपर आ गया है। अनीकम ये यूनिक अपने में एक है, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो फिर ये इसके कलर कितने अच्छे अच्छे हैं, सवेरे कुछ और है, दोपहर कुछ और है, शाम को कुछ और है। कभी दिखता है कभी ढलता है, ऋतुओं के साथ भी इसका अलग अलग होता है। तो ये दृष्टि क्या है, ये उसके रूप को आकर्षित करती है। लेकिन जब उसकी यूटिलिटी देखते हैं तो सूर्य आत्मा जगता तस्थो तश्चा। सूर्य जो है ये सारे संसार की आत्मा है। अगर सूर्य नहीं है तो हमारी वेजिटेशन नहीं है, सूर्य नहीं है तो हमारा जीवन नहीं है। सूर्य के बिना कल्पना नहीं कर पाते। तो जो चीज हमारे लिए उपयोगी होती है हम उसके प्रति उदार हो जाते हैं, तो उसका अनुग्रह हम स्वीकार करते हैं। वैदिक ऋषियों ने किया, और इसी तरह से हम उसके प्रति उसकी कृतज्ञता जाहिर करने के लिए कुछ ना कुछ ऑफरिंग देना चाहते हैं या थैंक्स देना चाहते हैं। तो ये जब दृष्टि पैदा होती है उसी चीज के प्रति, तो वो जो फॉर्म होती है वही हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ आर्ट कहलाती है। तो ये मैं कह रही थी कि वैदिक ऋषि की जो दृष्टि हुई उसने समूचे संसार को परमात्मा का काव्य कहा कि देखो कितना सुंदर है, ये परमात्मा का काव्य है। पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरति, न तो कभी ये मरता है, हमेशा नित्य नवीन है, और न कभी ये जड़ता यानी वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। ये नित्य नवीन रहता है। एक पेड़ खत्म हुआ दूसरा पैदा हो जाता है, एक दिन जाता है दूसरा दिन फिर वैसा आ जाता है, एक ऋतु जाती है दूसरी ऋतु फिर उससे चढ़ के आती है, और फिर प्रत्यावर्तन होता है, दोबारा दोबारा बसंत आती है, दोबारा। तो ये हमेशा नवीन रहता है, नवी नई वेजिटेशन है। तो इसी तरह से जब हम उसके उपकरण जो है उसका यूज करते हैं, तो वैदिक ऋषियों की दृष्टि कैसे पैदा हुई, जिस भूखंड पे हम रहते हैं ये हमें पालती है, ये हमें खिलाती है पिलाती है, तो इसकी सारी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, जो हमारी मानुषिक माता जैसी है, जैसे माँ करती है जैसे। तो अब ये पृथ्वी जो है ये एक मिट्टी का या एक भूमि का टुकड़ा नहीं रह जाता। अगर हम इसको साइंस की दृष्टि से देखें तो ये भूखंड है। अगर जियोग्राफिकल दृष्टि से देखें तो इसकी रेड सॉइल हो सकती है, ब्राउन सॉइल हो सकती है, ब्लैक सॉइल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर हम हॉर्टिकल्चर की दृष्टि से देखें तो ये उपजाऊ हो सकती है, ये बंजर हो सकती है, कुछ हो सकती है। लेकिन अगर हम उसको ओवरऑल लालन पालन की दृष्टि से एस्थेटिक देखिए उसका, तो वैदिक ऋषि कहता है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी, ये तो मेरी माँ है जैसी। एग्जैक्टली। और उसका मुझे सारा सुंदर रूप दिखाई देता है। हरे हरे परिधान है, मालाएं जैसे उसने पहनी हुई हैं, ऐसी ऐसे नदियां चलती हैं, और आंचल जैसे हरा सा है ये परिधान जो है, ये मानो खेत खलियान है, ये मानो उसने हरा आंचल ओढ़ा हुआ है। बाग बगीचे जो फूल लगते हैं मानो उसकी चुनरी पे जैसे फूल बनाए हुए हैं। तो ये कल्पना जब वो करता है तो उसको माँ का रूप उसमें दिखाई देता है। तो ये क्या है, मृतपिंड तो वही है, ये हमारी दृष्टि जो है उसको उच्चता और अट्रैक्टिव बनाती है और उसको महान बनाती है। सब स्त्री साधारण है, लेकिन माँ और स्त्री में कितना फर्क होता है। हर स्त्री माँ नहीं होती। राम ने भी यही बात कही, लंका जीत ली और उस समय था कि राज्य कर सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, राज्य विभीषण करेंगे। तो लक्ष्मण कहते हैं इतनी सोने की सुंदर लंका है, तो राम कहते हैं उस समय कि अपि स्वर्णमयी लंका, ये जरूर सोने की लंका है। लक्ष्मण मह्यम न रोचते, ये लक्ष्मण मुझे ये अच्छी नहीं लगती। क्यों? कारण देते हैं, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, तो मेरी माँ और मेरी जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसलिए हमें अयोध्या ही वापस जाना है। एग्जैक्टली। ये चीज जानने की जरूरी है कि अगर हमें किसी भी तरह का ज्ञान चाहिए, कोई कला, कोई संस्कृति, कोई इतिहास, कोई विज्ञान, तो हमारा ज्ञान का प्राथमिक स्रोत जो है वो वेद ही है। बिल्कुल मैम, जैसे हमने आपके बारे में जाना कि आप चेयरपर्सन रही हैं, डीन रही हैं, लेकिन इस समय आप एज अ रिटायर्ड हैं, तो मैं आपका डेली रूटीन जानना चाहूंगी कि अभी आप क्या कर रहे हो और अभी आप किससे जुड़े हुए हो और संगीत को आप कितना समय दे पाते हो?
मेरा जीवन ही साहित्य और संगीत के लिए है जी। मैं एक छोटा सा एक वाक्यात बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि भारद्वाज ने 100 वर्ष की उम्र पाई तो उन्हें ब्रह्मा ने बाद में पूछा, आपको 100 साल का समय मिला, हाँ हाँ। तो आपका जीवन पूर्ण हो गया, आपने क्या किया? उन्होंने कहा, जी वेद पढ़ा। तो कहते उसके बाद चलो आपने बहुत अच्छा जीवन व्यतीत किया, आपको 100 साल और दिए जाते हैं, हाँ। तो आप उसमें क्या करोगे? हाँ। वो कहते इसमें भी मैं वेद ही पढ़ूंगी। फिर उसके बाद 100 साल का और जीवन मिला तीसरी बार में, तो बोले कि ये आपको 100 साल जीवन और दिया जाता है, इसके लिए क्या प्लानिंग है? उन्होंने कहा जी मैं वेद ही पढ़ूंगा। तो कहते 300 साल वेद ही पढ़ोगे? तो कहते जी अनंतो वही वेदा, ये ज्ञान भंडार इतना बड़ा है और अभी मुझे क्या आता है, अगर मैं 3 वेदों को पर्वताकार देखूं और उन तीनों सालों में से मैंने तो एक एक मुट्ठी हासिल किया है, तो मेरे पास 3 मुट्ठी जैसे रेत की हाथ में आई है, तो वेद का मेरे पास इतना ही हिस्सा आया, बाकी पढ़ने को है। इसीलिए जीवन जितना भी है, यावत जीवन जो है वो यही कार्य करना है, और संगीत और साहित्य। और इसके लिए मैंने एक संस्था का भी निर्माण किया है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है आपको परफॉर्मिंग के लिए भी और ज्ञान बांटने के लिए भी। तो नाद बिंदु संगीत एवं भारतीय विद्या संस्थान, ये मैंने एक स्थापना की है, एक इंस्टीट्यूशन की, तो द इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड इंडोलॉजी। तो इसके अंतर्गत ये ऑनलाइन है अभी। इसका पेज है, ऑनलाइन है, इसकी वेबसाइट बनेगी और कोलैबोरेशन के साथ अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, अलग अलग स्कूलों के, संस्थानों के साथ मिल करके ये कोलैबोरेशन में काम करेगा। इसके लिए मैंने कोर्स निर्धारित किए हैं, जैसे वेद के ऊपर, संगीत के ऊपर, उपनिषदों के, ब्राह्मण पे। तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो संस्कृत टेक्स्ट सबकी पहुंच में नहीं है, तो उसको इस संस्थान के माध्यम से हम ट्रांसलेट करके, व्याख्या करके उनको पब्लिश करें सीरीज के रूप में, और उनकी वर्कशॉप और उनके सेमिनार वगैरह करके और बच्चों को उसके साथ जोड़े, और ये ज्ञान बांटने के लिए है। तो कहते सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो बांटे त्यो त्यो बढ़े और बिन खर्चे घट जात। वाओ, ब्यूटीफुल। तो इसलिए खर्चना ही है, यही हमारा ऋषि ऋण है जिसको उठाना है, और इसके लिए मैं कार्यक्रम में लगी रहती हूँ। और इसके अलावा यूट्यूब चैनल भी है हमारा, पंकजमाला शर्मा के नाम से। तो जो भी मैं लेक्चर तैयार करती हूँ, इसके लिए अलग डिज़ाइन करती हूँ, तो वो यूट्यूब चैनल पे जो लोग साक्षात सुन सकते हैं सुनते हैं, जो नहीं सुनते तो बार बार उसको सुन सकते हैं। बिल्कुल मैम, अगर कोई म्यूजिक एंड इंडोलॉजी आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहेगा तो उनके लिए क्या फैसिलिटीज हैं, वो कैसे जुड़ सकता है, कुछ उसके बारे में? उनके लिए फैसिलिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं। एक तो है फिजिकल हम भी आयोजन करेंगे, वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके, और दूसरा ये कि ऑनलाइन में जो पर्सनल लाइब्रेरी ही मेरे पास बहुत धरोहर है, तो उसको हम ऑनलाइन ओपन कर रहे हैं। तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ, मेरे पास 4 वेद, बहुत से ब्राह्मण, बहुत से उपनिषद मेरे पर्सनल लाइब्रेरी में मेरे पास हैं। तो उन सबको अगर किसी को कोई रेफरेंस चाहिए तो हम ऑनलाइन अपनी लाइब्रेरी की सेवा उसके लिए उपलब्ध कराएंगे, और कोई आकर के विजिट करके सीखना चाहे तो वो भी हम ओपन करेंगे उसके लिए, क्योंकि हमारा जो है समाज वो ज्ञानवान हो और सब तरह की कम्युनिटी जुड़े। हम सिर्फ स्टूडेंट तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, हम कम्युनिटी में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में जो कलाएँ हैं, हमारे गाँव में जो आर्ट है, तो वो संगीत भी हमारे पास है, लोक संगीत का एक बहुत बड़ी संपदा हमारे पास है। हम उसको भी संजो करके उनको भी जोड़ना चाहेंगे अपनी मतलब मेन धारा के उनकी साथ, भी प्रतिभा को जाकर उनकी प्रतिभा को भी अपने साथ जोड़ करके, और उनको एक प्लेटफॉर्म उनको भी देंगे ये नाद बिंदु के माध्यम से। तो यहाँ लोग परफॉर्म भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। अगर किसी का बात ज्यादा है कुछ नया तो हम उसको लेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा मैम आपने आज के सेशन का वर्णन किया। मैम आप रेडियो नारद से जुड़े और संगीत के विषय पर हमें इतनी सारी जानकारी दी आपने, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके माध्यम से ये मैसेज, जिसका नाम ही यूनिवर्सिटी का मंगलायतन है जी, तो इस मंगलायतन के इस मंच से ये अधिक से अधिक विद्यार्थियों को, जिज्ञासुओं को, शोधार्थियों के पास पहुँचे, मेरा सौभाग्य है, मुझे प्रसन्नता है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यशिका जी, विशेष रूप से आपका इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच मैम। इसी के साथ दोस्तों अब मेरा वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी एक नए खास विषय को लेकर, एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दें इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।